साथियों जय हिंद। आरपीएफ एक्ट 1957 की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने आरपीएफ एक्ट का इतिहास, धारा 1 और धारा 2 में जो डिफिनेशन दी गई है उसके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इससे पहले वो वीडियो जाके देखिए, तभी आपको इस वीडियो में अच्छे से जानकारी हो पाएगी। अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग चर्चा कर रहे हैं आरपीएफ एक्ट 1957 के बारे में। इस एक्ट की धारा 3 में बल के गठन के लिए बताया गया है। धारा 3 के धारा 1 बताया गया है कि रेल संपत्ति के बेहतर संरक्षण के लिए और सुरक्षा के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा एक संघ का सशस्त्र बल गठित किया जाएगा, जो रेल संरक्षण बल कहा जाएगा। कि इस बल का गठन केंद्र सरकार द्वारा किया गया। इसे एक संघ के सशस्त्र बल का दर्जा भी दिया गया और यह बल रेलवे संपत्ति, यात्री और यात्री परिसर के बेहतर संरक्षण और सुरक्षा के लिए गठित किया गया है। धारा 3 के 2 में बताया है कि उस बल में वरिष्ठ अधिकारी, अधीनस्थ अधिकारी, अवर अधिकारी और उनके अलावा अन्य रैंक के सभी आवश्यक व्यक्ति तैनात किए जाएंगे या नियुक्त किए जाएंगे। नियमों के तहत इनको अपना वेतन और पारिश्रमिक भी दिया जाएगा। ये लेस इंपॉर्टेंट है, इसकी ज्यादा इस पर ध्यान देने की कोई आवश्यकता नहीं है। आगे चर्चा करते हैं धारा 4 की। धारा 4 में बताया गया है वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति और उनकी शक्तियां। धारा 4 के 1 में केंद्र सरकार किसी व्यक्ति को बल का महानिदेशक यानी डीजी नियुक्त करेगी और डीजी जो है वह अपने अधीन वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति करेंगे। धारा 4 का 2 महत्वपूर्ण है। ध्यान दीजिए कि जितने भी वरिष्ठ अधिकारी है उनको कुछ ऐसी शक्तियां या ऐसे प्राधिकार होंगे और उन शक्ति और प्राधिकारों का वह इस एक्ट के अधीन बनाए गए नियमों या प्रावधानों के तहत अपने अधीन बल सदस्यों पर उनका उपयोग कर सकेंगे। इस एक्ट की धारा 5 जो 1985 का जो संशोधन था उसमें उसे निरस्त किया गया है। आगे चर्चा करते हैं धारा 6। धारा 6 में बल सदस्यों की नियुक्ति बताई है। इसमें बताया गया है कि नियुक्ति की जो शक्ति है ये महानिदेशक महोदय के आदेशानुसार महानिरीक्षक, अपर महानिरीक्षक, उप महानिरीक्षक, इनको सभी अधिकार होगा बल सदस्यों की नियुक्ति करने का। इसके साथ ही जो अभी मैंने आपको जितने अधिकारी बताए हैं, ये अधिकारी अपने अधीन वरिष्ठ अधिकारियों को नियुक्ति करने की शक्ति भी प्रदान कर सकेंगे। चर्चा करते हैं धारा 7 की। धारा 7 में बताया गया है बल सदस्यों को प्रमाण पत्र दिया जाना। जो भी बल सदस्यों की नियुक्ति इस अधिनियम के तहत की जाती है उन सभी सदस्यों को अनुसूची में, इस एक्ट की जो अनुसूची है उसमें प्रमाण पत्र है वो दिया जाएगा। किसी कारण से उस बल सदस्य अपना पद त्याग देता है या उसे इस पद से हटाया जाता है तो वह प्रमाण पत्र उपयोग में नहीं लाया जाएगा या उसे निरस्त या निष्प्रभाव माना जाएगा। बढ़ते हैं धारा 8 की तरफ। धारा 8 में बल का अधीक्षण और प्रशासन के बारे में जानकारी दी गई है। धारा 8 के 1 में बताया है कि इस बल का अधीक्षण केंद्र सरकार के अधीन होगा और बल का जो भी प्रशासन है वो सभी एडमिनिस्ट्रेटिव काम डीजी महोदय में निहित होगा। धारा 8 के 2 में बताया गया है कि जोनल रेलवे का प्रशासन महानिरीक्षक यानी पीसीएससी में निहित रहेगा और वह उस क्षेत्रीय रेल के जीएम यानी महाप्रबंधक के साधारण पर्यवेक्षण में वह रेल का स्थानीय प्रशासन का कार्यभार संभालेंगे। आगे चर्चा करते हैं धारा 9 की। दोस्तों धारा 9 अत्यंत ही इंपॉर्टेंट है। यह एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और यह जब आप अपनी नौकरी का निर्वहन करते हैं तो उसके लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं चाहूंगा कि इस धारा को आप थोड़ा सा मन लगाकर सुने, क्योंकि जितने भी एग्जाम हुए हैं इस धारा से एक ना एक सवाल पक्का आया ही आया है। धारा 9 में बताते हैं बल सदस्यों को पदच्युत किया जाना, हटाया जाना या आदि। उपधारा 1 में बताया गया है कि ऐसा कोई भी वरिष्ठ अधिकारी संविधान के अनुच्छेद 311 और ऐसे नियम जो समय समय पर केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए हैं, ऐसे सभी नियमों के अधीन रहते हुए किसी बल सदस्य को जो अपने कर्तव्य में लापरवाही करता है, कर्तव्य की उपेक्षा करता है या उसके योग्य नहीं ऐसा कोई काम करता है तो उसे वरिष्ठ अधिकारी द्वारा निलंबित,
पंक्तिच्युत या पदच्युत किया जाएगा। अथवा ये तो एक हुआ, धारा 9 के 1 का पहला कॉलम हुआ। अभी दूसरे कॉलम में क्या बोल रहे हैं, 2 में या उसके अलावा निम्न में से कोई दंड दिया जाएगा। निम्न में से क्या-क्या दंड है? ऐसा जुर्माना या वेतनमान में कमी जो उसके 7 दिन की तनख्वाह यानी पगार से अधिक ना हो। दूसरा, 14 दिन से अनधिक मतलब 14 दिन तक के क्वार्टर में बंदी बनाना, चाहे फटिक सहित हो या फटिक रहित। और 3, ऐसे किसी विशिष्ट पद से भी हटाया जा सकेगा जिस पद पर वह व्यक्ति कार्य कर रहा है। तो दोस्तों, आप धारा 9 हम लोग पढ़ रहे हैं, इसको याद करने का सबसे आसान तरीका है, आप सुनते जाइए, आपको अपने आप याद होता रहेगा। धारा 9 में बताया है बल सदस्यों का पदच्युत किया जाना, हटाया जाना आदि के संबंध में बताया गया है। धारा 9 के 1 में बताया है कि अनुच्छेद 311 संविधान के अनुच्छेद 311 तथा सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अधीन रहते हुए कोई भी वरिष्ठ अधिकारी ऐसे बल सदस्य को जो अपने कर्तव्य में असावधानी करते पाया गया, अपने कर्तव्य की उपेक्षा करते पाया गया या वह अपना कर्तव्य ठीक ठाक नहीं कर रहा है, ऐसे बल सदस्य को वह पदच्युत कर सकता है, पंक्तिच्युत कर सकता है या निलंबित कर सकता है। या या 2 में बोलते हैं भी निम्न दंडों से दंडित कर सकता है। अब ये 2 में 3 प्रकार के दंड दिए गए हैं। किस टाइप, क्या-क्या दंड है? ये में बताया गया है कि ऐसा जुर्माना जो 7 दिन की तनख्वाह से अधिक ना हो। बी में बताया गया है कि 14 दिन तक की क्वार्टर जो फटीक सहित हो या फटीक के रहित हो। या सी में बताया गया है किसी विशिष्ट या सम्मानजनक पद से हटाना। यहाँ तक आपको मुझे नहीं लगता कि कोई आप किसी को डाउट होगा। फिर भी अगर कोई आपको डाउट हो तो आप कमेंट में हमको बता सकते हैं। अब चर्चा करते हैं धारा 9, ये जो अभी हमने इससे पहले देखा, यह धारा 9 की उपधारा 1 के अधीन पूरा था। अब हम चर्चा करते हैं धारा 9 की उपधारा 2 का। 9 की 2 अत्यंत इम्पोर्टेंट या महत्वपूर्ण धारा है। इसमें यह बताया गया है कि जिस बल सदस्य के विरुद्ध 9 की धारा 1 के तहत कार्रवाई की गई है, वह बल सदस्य उसके विरुद्ध किए गए कार्रवाई के विरुद्ध 30 दिन के भीतर ऐसे प्राधिकारी को अपील कर सकता है जिसके बारे में नियमों में बताया गया है। मोटा-मोटी इसका यह है कि अगर आपको सहायक सुरक्षा आयुक्त महोदय द्वारा दंडित किया जाता है, तो आपको दंड के आदेश के विरुद्ध आपको 30 दिन के अंदर मंडल सुरक्षा आयुक्त या वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त महोदय को आपको अपील करनी है। लेकिन इसमें ये और एक कंडीशन है कि यदि वह किसी कारण से 30 दिन के भीतर अपील नहीं कर पाता और उसके बाद अपील करता है, लेकिन अगर और उचित प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि इसने जेन्युइन कारण से 30 दिन के भीतर अपील नहीं किया गया, तो वह उसकी अपील 30 दिन के बाद भी स्वीकार कर सकते हैं। यह पूर्ण अधिकार प्राधिकारी का है। धारा 9 की उपधारा 3 में बताया गया है, अपील का निपटान के लिए ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जो नियमों के अनुसार बनाई गई है। लेकिन इसमें ये और जोड़ा गया है कि उपधारा 2 के तहत किसी बल सदस्य को शास्ति या दंड देने वाला आदेश तब तक आदेशित नहीं किया जाएगा या अधिरोपित नहीं किया जाएगा, जब तक उक्त व्यक्ति को मतलब आरोपित बल सदस्य को जब तक पूर्ण रूप से सुनवाई का मौका नहीं दिया हो। तो दोस्तों, ये धारा 9 थी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम यही रुकेंगे। आज हम लोगों ने धारा 3 से लेके धारा 9 तक चर्चा की। इस विषय पर आपकी अगर कोई क्यूरी है तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। आपके जो भी सजेशन होंगे उसको स्वीकार किया जाएगा या हम वेट करेंगे कि आप अपने सजेशन हम तक पहुँचा दीजिए। आज का वीडियो आपको कैसे लगा? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और जाते-जाते चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आपके दोस्तों में भी इसको शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।